morning all the students. 10th CBSE साइंस का ये चैप्टर नंबर 11। इससे पहले अपन 10 वाला जो चैप्टर है वो भी लाइट से रिलेटेड था, उसको अपन पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो था वो लेंस से होकर के वो अपन ने सब कुछ उनके रूल्स और उनसे बनने वाली इमेजेस वो सभी अपन देख चुके हैं और उनके यूज देख चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 11 है। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म सबसे पहले इससे ग्लास प्रिज्म क्या है ये, और इससे भी अपन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि ग्लास प्रिज्म में शो करके रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इससे पहले 10 वाले चैप्टर में आप ग्लास जो स्लैब थी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उससे रिफ्रैक्शन पढ़ा था। इसमें क्या है कि ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैंने ये लिया है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ग्लास प्रिज्म कैसा होता है। तो ग्लास प्रिज्म में अगर अपन 3D डायग्राम देखें तो 3D डायग्राम में एक तरीके से ये ऐसा डायग्राम देखिए, इसको ये ग्लास प्रिज्म। इसमें इसको जब भी वैसे तो क्या है कि इसके भी वो 3 सरफेस मतलब सरफेस कितनी होती है इसके 1 2 3 4 और एक नीचे वाली 5, यानी कि टोटल क्या है कि 5 सरफेस होती है। ठीक है, मगर इसमें क्या है कि जब अपन रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन के टाइम पर केवल 3 सरफेस काम में आती है। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 सरफेस काम में आती है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के टाइम पर 3 सरफेस की बात होती है यहाँ पर, 3 सरफेस। ठीक है ना। अब वो 3 सरफेस कौन सी है? 2 सरफेस तो मतलब क्या है कि 2 सरफेस जो होती है वो तो होती है रिफ्रैक्टेड सरफेस, जो मतलब कि रिफ्रैक्शन के काम में आएगी, और एक जो सरफेस है वो क्या है कि बॉटम सरफेस होती है। बॉटम सरफेस होती है। बॉटम सरफेस यानी कि जिस पर क्या है कि नीचे की तरफ वो टिका हुआ रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, बॉटम सरफेस कहेंगे, नीचे वाली सरफेस को। और जो ऊपर की तरफ इस तरीके से होगी, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, उनको रिफ्रैक्टेड सरफेस कहेंगे, जिसमें से एक में से होकर के अपन लाइट रेज गुजरेंगे और दूसरे में से होकर के पास होगी। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने कहा है कि टोटल वैसे तो क्या है कि 5 सरफेस होती है ग्लास प्रिज्म के, मगर उनमें से रिफ्रैक्शन के टाइम पर अपन बात करते हैं केवल 3 सरफेस की, और 3 सरफेस में से भी 2 सरफेस मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन के काम में आती है, और एक सरफेस जो है जिसके ऊपर वो रखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सरफेस की अपन बात करते हैं, उसको अपन बॉटम सरफेस कहते हैं। जिस यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए जो क्या है कि सरफेस काम में आएगी, नीचे वाली तो ये बॉटम सरफेस, नीचे वाली जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान दीजिए। मैं इसको इस तरीके से बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये ग्लास प्रिज्म है। अब अपन इसको इस तरीके से रखते हैं तो ये नीचे वाली जो सरफेस है ना, ये क्या कहलाएगी, बॉटम सरफेस, और ये वाली इधर वाली ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड सरफेस। जब अपन लाइट रेज इधर से गुजारेंगे तो इसमें से होकर के इधर होकर के पास होगी, तो यानी कि ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टेड सरफेस होगी। ठीक है, और नीचे वाली बॉटम सरफेस। ठीक है, तो ये 3 सरफेस काम है। 2 सरफेस ये है अगल बगल वाली, एक इधर वाली और एक इधर वाली। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 सरफेस होती है, 1 2 3 4 और एक ही नीचे वाली 5, जिसके ऊपर ये टिका रहेगा। तो अपन जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसमें तो 3 सरफेस काम में आएगी, एक तो ये, एक ये, यानी कि इधर से अपन लाइट डालेंगे तो इधर होकर के पास होगी, इसमें से होकर के, और एक वो सरफेस जिसके ऊपर ये टिका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सरफेस होती है। तो अपन 3 सरफेस की यहाँ पर क्या है कि बात करते हैं। अब जो रिफ्रैक्शन के काम में आती है उन जो इस तरह से है, ठीक है ना, उनको अपन क्या कहेंगे, F1
और F2 सरफेस कहेंगे, F2 यानी कि F1 और F2, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाली जो सरफेस होगी, दो सरफेस, उनको अपन F1 और F2 कहेंगे। तो यह तो हुई ग्लास प्रिज्म की बात। तो ग्लास प्रिज्म की वैसे मैं डेफिनेशन बता दूं तो द ग्लास प्रिज्म इज अ ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब, ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब है ये, ठीक है ना। वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी जो क्या है कि इस तरीके से थी, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी वो, ओके। जिसको अपन इस तरीके से अगर कंप्लीट देखें तो इस तरीके से वो क्या है कि मतलब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बन जाती है ना। तो वो थी एक तो इस तरीके से, ठीक है। और एक ये है, ये क्या है कि ट्राइंगुलर ग्लास स्लैब है विच मेड बाय द 3 रिफ्रैक्टिव सरफेस, यानी कि जो क्या है कि 3 रिफ्रैक्टिव सरफेस से मिलकर के बनी होती है, जिनमें से 2 सरफेस वन टाइम पर काम आएगी, ठीक है ना। बट 2 सरफेस इज वर्किंग ऑन एट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड 1 सरफेस इज कॉल्ड बॉटम सरफेस, और एक सरफेस क्या कहलाएगी, बॉटम सरफेस कहलाती है। इन दिस डायग्राम F1 एंड F2, इस डायग्राम में F1 और F2 आर वर्किंग रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये वर्किंग रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या है कि मतलब बात हो गई इसकी क्या है कि ग्लास प्रिज्म की। अब ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन देखते हैं अपन कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by the glass prism, by the glass prism, इससे रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ग्लास बनाता हूँ, ये प्रिज्म बनाता हूँ, ये मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, जो मैं क्या है कि यहाँ पर 2D डायग्राम भी बना रहा हूँ, 3D नहीं बन पाएगा, इस वजह से 3D नहीं ले रहे हैं अपन, 2D ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2D ले रहे हैं, 2D ये है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये 2D डायग्राम है, जिसमें क्या है कि ये P, Q और R, ठीक है ना, एक ट्राइंगुलर है, ठीक है, जिसमें ये तो है क्या है, बॉटम सरफेस, ठीक है। और ये इसकी क्या है, जिसको अपन बात कर रहे थे F1 और ये F2, ठीक है, F1 और F2। ये यहाँ पर एक एंगल है, इस एंगल को अपन लिखते हैं A से, कहीं से लिखते हैं, एंगल A से लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, ये एंगल क्या है ये अभी अपन बात करेंगे, पहले मैं इसमें लिख देता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, वही उसी तरीके से जिस तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से अपन ने रिफ्रैक्शन कराया था, उसी तरीके से अपन इसमें कराएंगे। पहले आप क्या करेंगे, मतलब इसमें से होकर के ये आपके पास में रेक्टेंगुलर, ये क्या है कि ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो वैसा का वैसा प्रोसेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप पहले एक कागज़ लेंगे, ठीक है, और उस कागज़ पर एक साइड पर यहाँ पर क्या है कि बैटरी रखेंगे, है ना, और बैटरी से क्या है कि मतलब लाइट रेज इस तरीके से आप डाल करके देखेंगे, और ये तो लाइट रेज की क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। सॉरी, पहले क्या है कि इससे पहले भी बैटरी रख दी एक जगह पर, इसको बैटरी को एक जगह पर स्टेबल रखिए, और इस ग्लास स्लैब को आप इस पर रखेंगे, रख करके उसकी आउटलाइन बनाएंगे। पहली बार तो क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे, और आउटलाइन बना करके इसको ग्लास प्रिज्म को एक बार तो हटा लेंगे, है ना। फिर हटा लिया आपने, ठीक है ना, ये आपने क्या है कि मतलब इसकी आउटलाइन बना करके ग्लास प्रिज्म को वापस हटा लिया, ठीक है, हटा लिया, रख करके आउटलाइन बना करके वापस हटा लेंगे, ठीक। अब हटाने के बाद आउटलाइन तो बन गई ना। अब इसमें से होकर के आप क्या करेंगे, विदाउट, जब यहाँ पर ग्लास प्रिज्म नहीं है तब क्या करेंगे, लाइट रेज आप इस तरीके से ऑन करके देखेंगे, तो और उसमें क्या है कि एक लाइन बना देंगे पेंसिल से, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि जब लाइट रेज, जब ग्लास प्रिज्म नहीं होगा
तब तो लाइट रेज जैसे किसी सीधी निकलेगी, ठीक है ना। फिर वापस आप इस लाइट को ऑफ करके फिर ग्लास प्रिज्म को रख करके फिर वापस लाइट को ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन करेंगे तो फिर जैसा होगा वो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है ना। ये यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से वो करके अपन ये लाइट रेज डाल रहे हैं कहीं में इसमें। तो अब ये वैसे तो ये लाइट रेज क्या होनी चाहिए थी, इस तरीके से सीधी की सीधी निकलनी चाहिए थी, मगर अब यहाँ पर क्या है कि ग्लास प्रिज्म आ गया। तो ग्लास प्रिज्म आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। ये तो एक्चुअल पाथ है इसका, ठीक है ना। ये तो क्या है, एक्चुअल पाथ। ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है और ये एक्चुअल पाथ वाई है, ठीक है ना, एक्स वाई। मगर अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, वही ये क्या है, ये है एयर मीडियम, ठीक है, और ये है ग्लास, ठीक है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म। और अब देखो यहाँ पर इस रेयर मीडियम से इस डेंसर मीडियम में क्या है कि लाइट रेज एंटर करेगी, तो यानी कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अपन नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल इस तरीके से आप परपेंडिकुलर नॉर्मल बना देंगे, है ना। अब नॉर्मल बना दिया, वही रिफ्रैक्शन के रूल्स आप फॉलो करेंगे। यहाँ पर जैसे लाइट रेज यहाँ पर जाएगी तो यानी कि ये लाइट रेज एयर इससे क्या है कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो आपको ध्यान है कि लाइट रेज क्या है कि मतलब इस नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। किसकी तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ, और ये बेंड करके सीधी इस तरीके से इधर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। ये क्या है, डेंसर मीडियम, और इधर की तरफ क्या है, ये एयर मीडियम, जो क्या है रेयर मीडियम, ठीक है ना। ओके, ये क्या है, रेयर मीडियम। वापस इसमें निकलेगी, यहाँ पर आप क्या है कि वापस क्या करेंगे, एक इस तरीके से नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल। अब जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये वैसे तो ये सी जानी चाहिए थी, मगर यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरीके से दूर हट करके निकलेगी, ठीक है ना। तो ये तो इसका क्या है कि डायग्राम बनेगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ये एंगल आई और यहाँ पर ये एंगल क्या है, आर, एंगल आर, और यहाँ पर ये एंगल, इसको मैं I1 कह दूँ तो इसको मैं I2 कह देता हूँ, ठीक है, एंगल, सॉरी, इसको यहाँ पर ये एंगल I2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल बना है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये कहलाएगा एंगल ई, वे का वही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझो, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, ये x और ये y, तो इधर की तरफ चला गया, मगर इसको x और ये यहाँ पर मैं o कह देता हूँ, और इसको मैं o, और यहाँ पर क्या है कि मतलब इसको o डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं, o डैश, ठीक है ना, o डैश लिख देता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पर ये o डैश, ठीक है ना, ये पॉइंट। आगे बात समझे, तो यानी कि ये रिफ्रैक्टिव यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है दो टाइम पर, एक तो ओ पॉइंट पर और एक ओ डैश पॉइंट पर, ठीक है ना। आपको सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं। देखो रूल्स आपको ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। दो केस होते हैं अपने पास रिफ्रैक्शन के, एयर मीडियम मतलब क्या है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो दोनों केस यहाँ पर लागू करेंगे आप। लाइट रेज अपन डालेंगे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रेज है, जो क्या है कि मतलब जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का रूल्स आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड करेगी और बेंड करके इस तरीके से जाएगी। फिर जब यहाँ से इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब बाहर निकलेगी तो एक तरीके से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल से दूर हटेगी और इस तरीके से इमरजेंट एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ें हैं। आगे बात समझ में, अब यहाँ पर क्या क्या है, ये एंगल जो ए है इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। इधर से पहले एंगल की बात कर ले, तो एंगल सारों सभी एंगल्स की बात कर लेते। I1 क्या है, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना।
एंगल, ठीक है। इधर से जो आर है, एंगल आर, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इधर से क्या है कि जो I1 है, I2 है, ये भी इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, है ना। मगर इसका इतना मतलब नहीं है, मगर इसको भी आप इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं, कहेंगे, ठीक है ना। और इधर से I2 सॉरी R2 नहीं है, I2 है, ठीक है। एंगल ई जो है ये कहलाएगा इमर्जेंट एंगल, ठीक है। ये तो हुई एंगल्स की बात, ओके। और इसमें दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, एक और भी यहाँ पर देखो, ये जो एक्चुअल, ध्यान दीजिए, एक तो ये क्या है कि लाइट रेज, एक्चुअल लाइट रेज थी, एक्चुअल पाथ था ये, तो इस एक्चुअल लाइट रेज और क्या है कि जो ये इमर्जेंट रेज है, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल है, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में कितना एक तरीके से डिस्पर्सन हुआ, ठीक है। लाइट रेज कितनी, मतलब क्या है कि अपने एक्चुअल पाथ से जब पूरा एक प्रोसेस हो गया तब वो कितनी उससे क्या है कि मतलब डाइवर्ट हुई है, तो उसको कहेंगे अपन एंगल डी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एंगल डी। तो ये एंगल डी, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, यानी कि विक्षेपण एंगल है ये, ठीक है ना, जिस पर क्या है कि मतलब पूरा जब प्रोसेस होता है तो मतलब कि लाइट रेज जिस एक्चुअल पाथ पर जानी चाहिए थी उस पर न जा करके वो कितनी क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, ठीक है। तो ये तो एंगल की बात हुई। इधर से क्या है कि जो एक्स वाई है ना, ये तो एक्स वाई तो एक्चुअल पाथ है, ठीक है ना। और इधर से ये एक्स ओ ये है, तो एक्स ओ कहलाएगी इंसिडेंस रेज कहलाएगी, ठीक है। इधर से जो ओ डैश है ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रेज, कहलाएगी। और इधर से ये जो इसको मैं ओ डैश और इसको इधर से आप ई लिख दो इसको, ठीक है ना। तो ये ओ ई जो है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इमर्जेंट रेज, ठीक है। ये तो इसके अंदर जो आपने मतलब कि डायग्राम में देखे वो है। आगे बात समझ। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको एक तो ये एंगल ऑफ डिविएशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन जो है उसको देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड इमर्जेंट रेज इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। यानी कि जो इमर्जेंट मतलब क्या है कि लाइट रेज हैं, कौन सी वाली, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है, या एक्चुअल लाइट रेज, एक्चुअल पाथ, और जो इमर्जेंट रेज है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। आगे बात समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसमें आपको इतना सा भी ध्यान रखना है, दूसरी इसमें क्या है कि जो लाइट रेज है वो लाइट रेज मतलब कि ईच टाइम पर, ठीक है ना, बॉटम सरफेस की तरफ क्या होती है, टूवर्ड होती है, झुकती है उसकी तरफ। यानी कि सपोज यहाँ पर क्या है कि जो बॉटम सरफेस है उसकी तरफ क्या होती है,
थिकर पार्ट जो होता है ना, उसकी तरफ क्या होती है, एक तरीके से टूवर्ड होती है लाइट रेज। देखो हर टाइम पर, ईच टाइम पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड हुई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है कि मतलब बॉटम सरफेस की तरफ क्या होती है, ये टूवर्ड होती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है इनमें। तो ये तो रिफ्रैक्शन हुआ लाइट रेज का, इससे क्या है कि ग्लास प्रिज्म से। अब अपन बात करते हैं कि एक तो था आपके पास में ग्लास प्रिज्म और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इन दोनों में क्या तो रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखो मैं यहाँ पर इसको क्या है कि रफली डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से लाइट रेज पास होती है, जबकि इसमें क्या होता है, लाइट रेज एक तरीके से इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से पास होती है ना। ये तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें तो क्या है कि मतलब इमर्जेंट रेज और जो इंसिडेंट रेज है ना, ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। जबकि इसमें क्या है कि मतलब पैरेलल नहीं होती है, और ये जो लाइट रेज है ये क्या है कि ईच टाइम पर क्या है कि बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड होती है, और दोनों के बीच में एक एंगल ऑफ डिविएशन बनता है। क्या बनता है, एंगल ऑफ डिविएशन। वो यहाँ पर मतलब क्या है कि एक तरीके से दोनों पैरेलल ना हो करके क्या होती है, एंगल ऑफ डिविएशन बनता है, मतलब कि उसके ऊपर वो एक तरीके से वहाँ से डाइवर्ट होती है, ठीक है ना। तो एक तो डिफरेंस ये है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में एक और डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए, पहले तो डिफरेंस देख लीजिए। ये पैरेलल नहीं होती है, यहाँ पर पैरेलल होती है, ठीक है ना। इसमें आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो ये बॉटम सरफेस है ना, लाइट रेज ईच टाइम पर जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड होती है, बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि जो इमर्जेंट रेज होती है वो बॉटम सरफेस की तरफ, ये जो बॉटम सरफेस है, ठीक है ना, तो बॉटम सरफेस की तरफ टूवर्ड नहीं होती है, उसके क्या है कि पैरेलल निकल जाती है, जैसी आई थी ना वैसी निकलेगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से उसकी तरफ झुकेगी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल निकलेगी, इसके इमर्जेंट रेज और ये दोनों पैरेलल होगी, और ये सीधी की सीधी ही निकलेगी, और उससे मतलब क्या है कि कोई ना तो दूरी कम करेगी और न ही उसके साथ में दूरी ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। एक ये है। एक इसमें क्या ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर एंगल आई बना था, ठीक है, एंगल आई, और यहाँ पर एंगल ई बना था, ठीक है ना, ई, एंगल ई, ये एंगल डिविएशन है, ठीक है ना। तो एंगल आई और एंगल ई इसमें बराबर होता है, और इसमें भी एंगल आई और एंगल ई क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये रिलेशन भी है एक तरीके से, दोनों में एंगल तो बराबर होते हैं, यानी कि इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना, दोनों क्या है कि बराबर होते हैं दोनों में। तो ये तो सिमिलरिटीज़ हैं, मगर कि ये डिफरेंस थे, ठीक है ना। तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस मैंने दोनों में बता दिए आपको, मतलब कि दोनों में क्या अंतर है एक तरीके से और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप आगे चलिए। तो ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक है ना। अब आपके अगला टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज बाय द ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्सन क्या होता है, ये देखिए,
डिस्पर्सन का अर्थ तो मतलब क्या है कि जो जब अपन ग्लास प्रिज्म से, ये ग्लास प्रिज्म, तो इस ग्लास प्रिज्म से जब अपन वाइट लाइट यानी कि जो नेचुरल लाइट होती है, नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट है, ठीक है ना, जो वाइट लाइट है, इस वाइट लाइट को अपन क्या है कि क्या करेंगे, जब इस ग्लास प्रिज्म में से होकर के पास कराएंगे तो एक तरीके से क्या है कि मतलब ये बहुत सारी मतलब क्या है कि कलर्ड लाइट में टूट जाती है। क्या हो जाती है? कलर्ड लाइट में टूटती है, ठीक है ना। ओके, कितने कलर्ड लाइट में टूटती है? 7 कलर्ड लाइट में टूटती है, ठीक है, 7 कलर लाइट में। ओके, तो इसी को ही अपन क्या करते हैं? डिस्पर्शन करते हैं। मतलब कि वाइट लाइट को जब ग्लास प्रिज्म से होकर के अपन पास करते हैं तो उसका क्या है कि 7 कलर्स, डिफरेंट 7 कलर्स लाइट में क्या होना? टूटना, क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है, ठीक है। तो द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स on passing is called on passing from the glass prism is called dispersion. Medium like a glass prism, light is passed through a glass prism, then the group of 7 colors of light called spectrum. और जो क्या है कि मतलब जो 7 कलर्स का ये एक तरीके से ग्रुप बनता है, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सीधी सी बात है, डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है? जब भी अपन क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट को अपन पास करते हैं, ठीक है, तो उसका 7 कलर्स में स्प्लिट होना, ठीक है ना, यानी कि द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है ना। मतलब कि ग्लास प्रिज्म से होकर के उसको पास करने पर 7 कलर्स में टूटना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है, ठीक है। और जो 7 कलर्स का जो एक तरीके से ये बनता है, उसको मतलब कि एक तरीके से 7 कलर्स का जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को क्या कहेंगे अपन? इसको कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इसको? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। जो 7 कलर्स जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसको अपन शॉर्ट में क्या करते हैं? इनके कलर्स के नाम के विद अपन इस तरीके से लिखते हैं, विबज्योर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विबज्योर। 7 कलर्स की जो लाइट है उसको अपन क्या लिखेंगे? विबज्योर लिखेंगे, ठीक है। तो विबज्योर कैसे लिखेंगे? इसमें बी नीचे नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, I B G Y O R, ये विबज्योर है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा, अब इस तरीके से लिखना है, इधर उल्टा नहीं लिखना है, ऊपर से नहीं लिखना है। विबज्योर इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है, नीचे की तरफ से, ठीक है ना। इससे मतलब ये है कि जो आप इसमें देखेंगे तो ऐसा ये है बात कि जो वायलेट कलर की जो लाइट है उसका एक तरीके से रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किसका होता है? वायलेट। और क्या है कि सबसे कम किसका होता है? मतलब क्या है कि रेड कलर की लाइट का सबसे ज़्यादा कलर, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस वजह से इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है। इसको वी को सबसे नीचे लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो वायलेट है ये, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। ये डिफरेंट कलर 7 कलर्स हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीन है जहाँ पर क्या है कि मतलब ये डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है उनका क्या है कि मतलब इसके ऊपर स्पेक्ट्रम बनेगा। इस तरीके से ये रेड कलर की लाइट का स्पेक्ट्रम बनेगा। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से ऑरेंज कलर की, ये ग्रीन कलर की, इस तरीके से ये हम मतलब क्या है कि स्पॉट्स बनेंगे। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको कहेंगे स्पेक्ट्रम कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से ये बनेगा, तो उसको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? ये विबज्योर ध्यान हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब
इसमें आप और भी ये ध्यान रखेंगे, सबसे कम किसका होता है रिफ्रैक्शन, वायलेट कलर की लाइट का, और सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है वो होता है रेड कलर की लाइट का रिफ्रैक्शन, और सबसे ज़्यादा वायलेट कलर की लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट कलर की लाइट का, ठीक है ना। अब एक और ध्यान रखेंगे इसमें, ये डिस्पर्सन जो होता है, ठीक है ना, ये डिस्पर्सन एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक ये डिस्पर्सन, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये काम की चीजें हैं अपने पास में, ठीक है ना। देखो स्पीड ऑफ लाइट और क्या है कि जो वेवलेंथ है, ये दोनों तो क्या है कि आप जानते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले क्या दिए हैं मैंने, ये दिए हैं कि डिस्पर्सन जो होता है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट के क्या होता है, एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब लाइट की स्पीड अगर कम होगी तो डिस्पर्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्पर्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ही बिहेव इस वेवलेंथ के साथ में होगा। जिस लाइट रेज की वेवलेंथ अगर कम होगी तो वहाँ पर डिस्पर्सन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिस लाइट रेंज की वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसका डिस्पर्सन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो वायलेट कलर की जो लाइट रेज है, इसका डिस्पर्सन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और इस रेड कलर की और ऑरेंज कलर की जो लाइट रेज है, इसका डिस्पर्सन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसका कम होता है, लेस डिस्पर्सन होता है, और इसका मोर डिस्पर्सन होता है, ठीक है ना, मोर डिस्पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड कलर की जो लाइट रेज है, इसका क्या है कि वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसका डिस्पर्सन क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और वायलेट कलर की जो लाइट रेज होती है, इसका क्या है, इसकी स्पीड और क्या है कि वेवलेंथ कम होने के कारण इसका क्या है कि डिस्पर्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब अपन इससे क्या है कि ग्लास प्रिज्म से होकर के वाइट लाइट को जब पास करते हैं तो रेड कलर की जो लाइट रेज होती है उसका क्या है कि डिस्पर्सन बहुत कम मतलब कि कम होता है, जबकि वायलेट कलर की लाइट रेज का डिस्पर्सन ज़्यादा होता है। क्यों? तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब ये होगा कि वायलेट कलर की जो लाइट रेज है उसका क्या है कि वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या होती है, कम होती है, इस वजह से इसका डिस्पर्सन ज़्यादा होता है। और रेड कलर की जो लाइट रेज होती है इसकी वेवलेंथ और क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका डिस्पर्सन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ, द रेड लाइट, अब मैं जो बोलूँ उसको सुनना, द रेड लाइट इज लेस्ट deviation and the violet light is minimum deviation because the speed of red light are speed of red light and value of wavelength is very maximum, but the speed of violet light and value of wavelength इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। आगे बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई झंझट नहीं है, जो मैं इधर बताया ना वही इधर की तरफ बोल रहा हूँ, मिनिमम ऑफ द वायलेट कलर लाइट, ठीक है। इट्स रीजन वी से दैट द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि जो डिस्पर्सन होता है वह स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के कारण रेड कलर की जो लाइट रेज होती है उसका डिस्पर्सन कम होता है, और जबकि क्या है कि वायलेट कलर की लाइट का डिस्पर्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है और इसकी मिनिमम होती है। तो ये तो हुआ तो ये डिस्पर्सन हुआ लाइट रेज का।
किससे, ग्लास प्रिज्म से होकर के। ओके, अब अपन आगे टॉपिक देखते हैं अगला। आपके एक और इस डिस्पर्सन से ही रिलेटेड एक टॉपिक और भी है छोटा सा। इसमें क्या है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव white लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट का जो डिस्पर्सन हुआ था और क्या है कि मतलब 7 कलर्स की जो लाइट बनी थी उसका रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया था, इस तरीके से एक प्रिज्म लिया था, लाइट रेज को आपने इससे होकर के पास कराया था और पास कराने पर ये 7 कलर्स में क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। इस तरीके से 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, ये 7 कलर्स में क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। अब तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना था। अब आपसे ये क्या, अब आप ये देखना चाहते हैं क्या इनको अपन वापस रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं क्या, मतलब कि वाइट कलर में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और प्रिज्म लेना पड़ेगा और एक और प्रिज्म लेकर के जैसा ये प्रिज्म है ना उसके ही मतलब एक उल्टा, आप ये समझ लीजिए है ना, उल्टी साइड से क्या है कि मतलब इस तरीके से सेट करना पड़ेगा ताकि ये एक तरीके से क्या हो जाए। देखो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना, दो ग्लास प्रिज्म है, इन दोनों ग्लास प्रिज्म को अगर आप इस तरीके से जोड़ दोगे, ठीक है, इस तरीके से मिला दोगे तो देख लीजिए ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बन गया। ठीक है ना, तो यानी कि एक तरीके से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है ना, दोनों ग्लास प्रिज्म मिल करके तो वैसा ही होगा जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हुआ। ठीक है ना, तो एक बार तो यहाँ पर स्प्लिट होगी लाइट रेज, मगर कि वापस क्या हो जाएगी इस तरीके से, मतलब क्या है कि वापस ये किस में चली जाएगी, इस तरीके से एक जगह पर। ठीक है ना, वापस रिकॉम्बिनेट हो जाएगी ये इस तरीके से और ये वाइट कलर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन, कि जब अपन क्या करें लाइट रेज को रिकॉम्बिनेशन वापस इस स्पेक्ट्रम कलर्स लाइट को अगर वापस अपन क्या है कि रिकॉम्बिनेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करो, 2 ग्लास प्रिज्म, एक ने तो क्या किया, तोड़ा, दूसरे ने क्या किया, उसको वापस मिला दिया। ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं अपन, रिकॉम्बिनेशन करते हैं। We have just seen that the white light can be dispersed into its screen, its 7 colors. Newton showed that the reverse of this also true, that the 7 colors light of the spectrum can be recombination to give back white light। यानी कि ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने मतलब कि जो वाइट लाइट है उसको एक इससे क्या है कि मतलब स्पेक्ट्रम से जब ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बन रहा था तो उसके पास में दूसरा प्रिज्म लगा करके देखा तो वापस क्या है कि मतलब जो वाइट कलर की जो लाइट थी वापस इन 7 कलर से वापस क्या हो गई, वाइट कलर की लाइट में रिकॉम्बिनेशन हो गया। इसको कहते हैं अपन रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज। ठीक है ना, ओके, तो ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स लाइट रेज भी हो गया। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन 7 कलर्स जो लाइट रेज है उसके रिकॉम्बिनेशन के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। ओके, अब अपने पास में अगला जो टॉपिक आएगा वह द रेनबो। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, द रेनबो, और इसके बारे में अपन क्या है कि अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।